So today we are going to start the last topic of this chapter, that is colligative properties. तो colligative properties क्या होती हैं? देखो, कोई भी dilute solution है, ठीक है, dilute solution जिसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट आप ऐड कर रहे हो किसी प्योर सॉल्वेंट में, तो उसकी ना उस सोल्यूशन की कुछ ना कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होंगी और वो नेचर ऑफ सोल्यूट के ऊपर नहीं बल्कि वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट के ऊपर डिपेंड करेंगी। ठीक है, देखना। अब देखो, हमारे पास कोई भी सॉल्वेंट है, सपोज प्योर, ठीक है, उसमें हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते जाते हैं, तो ये हमारे पास सॉल्वेंट एंड सोल्यूट का मिक्सचर बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें बात क्या की है कि डाइल्यूट सोल्यूशन जिसमें आप नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर रहे हो ऊपर से, ठीक है, तो ये वाला जो सोल्यूशन बन रहा है ना आपका, तो मतलब ये जो होगा ना, इसका ये डिपेंड नहीं करेगा कि आपने सोल्यूट कैसा डाला है, बल्कि ये डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है सोल्यूट में। ठीक है, तो ऐसी प्रॉपर्टीज जो होती है उनको क्या बोलते हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। देखो, आई रिपीट, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? वो प्रॉपर्टीज जो एक सोल्यूशन एग्जिबिट करता है कि वो वाली प्रॉपर्टीज जो नेचर ऑफ सोल्यूट के ऊपर ना डिपेंड करे बल्कि वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट के ऊपर डिपेंड करे, उनको क्या बोलते हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो here there are four colligative properties which we are going to study, that is relative lowering of vapor pressure, elevation and boiling point, depression and freezing point, osmotic pressure। आज हमने दो प्रॉपर्टीज पढ़नी है, relative lowering of vapor pressure and osmotic pressure। ठीक है, अब आ जाओ फर्स्ट relative lowering of vapor pressure। अब देखो, मैंने बोला रॉल्स लॉ आप सबको याद होगा, उसमें हम क्या करते हैं? अगेन सॉल्वेंट लिया प्योर, उसमें सोल्यूट ऐड किया, जब हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट सॉल्वेंट में ऐड करते जाते हैं तो हमने बोला था कि वेपर प्रेशर जो है सोल्यूशन का वो डिक्रीज कर जाता है ना, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन इज लोअर देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, तो अब ये जो लोअर डाउन है ना, इसको बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, सपोज करो दिस इज योर पी नॉट इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड पी एस इज वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, तो जब मैं क्या करूंगी कि सॉल्वेंट प्योर वेपर प्रेशर में से सोल्यूशन का वेपर प्रेशर माइनस कर दूंगी, तो जो वेपर प्रेशर मेरे पास आएगा वो होगा कि कितना वेपर प्रेशर लोअर डाउन हुआ है बाय एडिंग द नॉन वोलेटाइल सोल्यूट टू द प्योर सॉल्वेंट। क्लियर है? ओके, अब आ जाओ, इसकी डेरिवेशन है। रॉल्स लॉ क्या होता है कि वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट एंड वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट। यही होता है। अगर इसको मैं इधर ले जाऊं, डिवाइड कर दूं, तो ये आ जाएगा पी एस बाय पी नॉट इज इक्वल्स टू x1। दोनों तरफ अगर मैं 1 से माइनस कर देती हूँ तो इधर एलसीएम लोगे पी नॉट, यही होता है। अगर इसको मैं इधर ले जाऊं, डिवाइड कर दूं, तो ये आ जाएगा पी एस बाय पी नॉट इज इक्वल्स टू x1। दोनों तरफ अगर मैं 1 से माइनस कर देती हूँ तो इधर एलसीएम लोगे, पी नॉट नीचे आएगा, पी नॉट माइनस पी एस आ जाएगा इज इक्वल्स टू 1 माइनस x1। अब 1 माइनस x1 क्या होता है? x क्या है? x1 क्या है? आपकी मोल फ्रैक्शन किसकी? सॉल्वेंट की, क्योंकि 1 है इधर। मैंने आपको बोला था 2 नंबर हमेशा सोल्यूट को देना, 1 हमेशा सॉल्वेंट को देना है। ठीक है, तो एक बात और मैंने बताई थी कि मोल फ्रैक्शंस का सम हमेशा किसके इक्वल होएगा? यूनिटी के इक्वल होएगा। ठीक है, अगर मैं x1 को उधर ले जाती हूँ 1 माइनस x1 हो जाएगा। 1 माइनस x1 किसके इक्वल आ रहा है? x2 के इक्वल आ रहा है, तो 1 माइनस x1 की जगह पे मैं x2 लिख सकती हूँ। अब x2 क्या है मेरा? x2 इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, क्योंकि 2 किसको रिप्रेजेंट करता है? सोल्यूट को। ठीक है, अब मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स। ठीक है, अब क्योंकि 2 है तो 2 ऊपर आएगा, नीचे 1 + 2 आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की डेफिनेशन क्या थी कि properties which do not depend upon nature of solute but it depends upon number of particles of solute। तो ये देखो, ये relative lowering of vapor pressure ये किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? ये डिपेंड कर रही है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute के ऊपर, hence proved that it is a colligative property। क्लियर है? अब आ जाओ इसकी थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन में। अब ना एक बात ध्यान से सुनना कि ये थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपके ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए भी बिल्कुल सेम ही आएगी, सेम स्टेप्स होंगे। ठीक है, तो ध्यान से सुनना। अब देखो, अगेन कोई भी डाइल्यूट सोल्यूशन ले लिया जिसमें आपने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करा है सॉल्वेंट में। ठीक है, अब अगर आप सोल्यूशन का टेम्परेचर एंड प्रेशर जो है वो फिक्स कर देते हो ना, तो इक्विलिब्रियम आ जाता है। इक्विलिब्रियम आ जाता है आपके लिक्विड स्टेट एंड वेपर स्टेट में। ठीक है, तो सोल्यूशन एंड वेपर्स जो हैं वो आपस में इक्विलिब्रियम में हो जाते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ओके, नाउ अगर इक्विलिब्रियम है तो जो आपका केमिकल पोटेंशियल होगा ना सॉल्वेंट का, ठीक है, वो लिक्विड स्टेट में
इक्वल होएगा केमिकल पोटेंशियल ऑफ द सॉल्वेंट इन वेपर फेस, मतलब केमिकल पोटेंशियल जो है आपका लिक्विड एंड वेपर फेस में क्या होगा, इक्वल। डिफरेंशिएट कर दो तो दोनों तरफ डी आ जाएगा, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 3। अब आइडियल गैसेस के लिए केमिकल पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इज इक्वल्स टू म्यू आई नॉट प्लस आर टी नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, ठीक है। अब अगर मैं कर दूं इसकी डिफ्रेंसिएशन, ठीक है, अगर अब मैं इसकी डिफ्रेंसिएशन करती हूँ तो इसकी डी आ जाएगा। अब क्योंकि ये प्योर है, ये कांस्टेंट है, ये हो जाएगा 0, ठीक है। इधर आर टी और नेचुरल लॉग के साथ डी आ जाएगा, ठीक है। अब लॉग एक्स की डिफ्रेंसिएशन क्या होती है, 1/x, ठीक है। तो ये आ गया 1/x और ये साथ में dx1 आ गया, ठीक है, क्लियर है। अब मैं इस dx1 को इधर लेके जाऊंगी तो ये इसके साथ डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इधर क्या रह जाएगा, RT/x1। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 4। अब देखो हम बात कर रहे हैं केमिकल पोटेंशियल ऑफ सॉल्वेंट की किस स्टेट में, सोल्यूशन मतलब लिक्विड स्टेट में, ठीक है। अब ये ना लिक्विड स्टेट में डिपेंड करेगा केमिकल पोटेंशियल ऑलवेज टेम्परेचर के ऊपर, प्रेशर के ऊपर एंड मोल फ्रैक्शन, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर, ठीक है। तो अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँ तो ये डिफ्रेंशिएट हो जाएगा कैसे, डी आ जाएगा। अब क्योंकि ये टी के साथ भी है तो डी म्यू बाई डी टी इंटू डी टी, ठीक है। प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन आपकी यहाँ पे क्या आ रही है, कांस्टेंट आ रही है, प्लस विद रिस्पेक्ट टू पी किया प्लस विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया, ठीक है। अब क्योंकि हम तो टेम्परेचर एंड प्रेशर फिक्स ले रहे हैं ना, तो टेम्परेचर प्रेशर फिक्स मतलब ये भी 0 और ये भी 0, बचा सिर्फ ये, ठीक है। तो मतलब डी म्यू 1L किसके इक्वल आएगा, डी म्यू 1 बाई डी एक्स 1, टी पी कॉन्स्टेंट डी एक्स 1, देखो ऐसे ही आ रहा है, ठीक है। अब इस इक्वेशन को 6 नंबर दे दो और इसको कंपेयर करो इक्वेशन नंबर 4 के साथ। अब देखो इक्वेशन नंबर 4 में लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वेशन नंबर 6 की राइट हैंड साइड से इक्वल है, मतलब ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो डी म्यू 1 इज इक्वल्स टू आर टी ओवर x1 डी x1 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब क्या करना है, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 7। अब तक हमने पढ़ा केमिकल पोटेंशियल फॉर लिक्विड स्टेट, अब हम पढ़ेंगे केमिकल पोटेंशियल इन वेपर स्टेट, ठीक है। तो वेपर फेज के लिए इधर L की जगह क्या आ जाएगा, V। अब एक बात हमेशा याद रखो कि लिक्विड फेज में केमिकल पोटेंशियल किस के ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर के ऊपर, प्रेशर के ऊपर और x1 के ऊपर। लेकिन वेपर फेज में वो सिर्फ डिपेंड करेगा टेम्परेचर एंड प्रेशर के ऊपर। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, पहले विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर आ जाएगा, फिर विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें वेपर फेज में आप सिर्फ टेम्परेचर कांस्टेंट कर सकते हो, ठीक है। तो टेम्परेचर कांस्टेंट करा तो मतलब ये वाली टर्म क्या हो गई, 0 बची सिर्फ ये, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 8, ठीक है। ओके नाउ थर्मोडायनेमिक्स से हमें क्या पता है कि केमिकल पोटेंशियल का डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर किसके इक्वल होता है, वॉल्यूम के इक्वल, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू V1 की मैं इक्वेशन नंबर 8 में पुट कर दूँ, इसकी जगह पे V1 आ जाएगा, इसकी जगह पे, ठीक है। तो इक्वेशन क्या बनेगी, डी म्यू 1 इज इक्वल्स टू V1 dP, ठीक है। अब अगर बहुत ज़्यादा डाइल्यूट सोल्यूशंस हैं तो ये बार किसके इक्वल आ जाएगा, सिंपल वॉल्यूम के, ठीक है, मोलर वॉल्यूम के। अब आइडियल सोल्यूशंस के लिए PV इज इक्वल्स टू RT होता है, उधर से V की वैल्यू आ जाएगी, V की वैल्यू क्या आएगी, RT बाई P, ठीक है। अब ये वाली V की वैल्यू पुट कर दो आप इधर, डी म्यू 1 V की जगह पे क्या आ जाएगा, RT बाई P, ठीक है, DP ऐसा आ गया। नाउ अब की वैल्यू आई थी, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 7, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 7 एंड फ्रॉम इक्वेशन नंबर 10, ठीक है, इनकी वैल्यूज पुट कर दी आपने, ठीक है। RT कैंसिल, तो dx1 ओवर x1 किसके इक्वल आ गया, dp ओवर p1 के, ठीक है। अब एज x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू 1, तो x1 की वैल्यू निकाल ली 1 माइनस x2, अगर दोनों का डिफ्रेंशिएट करा दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 0 सॉरी, एंड इधर क्या जाएगा, अब इसका डिफ्रेंशिएट क्यों 0 आ रहा है, बिकॉज अगर आप इसका डिफ्रेंशिएट करते हो तो 1 कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट की डिफ्रेंशिएशन 0 होती है, ठीक है। तो dx1 को इधर रखा, dx2 अगर उधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब dx1 की वैल्यू भी इधर पुट कर दो और x1 की वैल्यू भी इधर पुट कर दो, दोनों वैल्यूज x2 में आ जाएंगी, ठीक है। देखो इसकी वैल्यू क्या पुट की, dp ओवर p1 आ गया ना, इसकी वैल्यू dx1 की क्या पुट की आपने, इधर dx2 आएगा, सही कर लेना, ठीक है। इधर आ जाएगा माइनस dx2 और नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस x2, ठीक है। अब हमने इसकी क्या करनी है, फाइनली इंटीग्रेशन, ठीक है, टोटल निकालने के लिए P1 नॉट से P1 तक जाएगा इंटीग्रेशन और ये 0 से x2 तक जाएगा, ठीक है। तो कैसे करते हैं इंटीग्रेशन, इसकी 1 ओवर P1 की क्या आ जाएगी, लॉग ऑफ P1 ओवर P1 नॉट, ये वैल्यूज पुट कर दी ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। P मतलब इसका आएगा
अपर लिमिट P1 माइनस लोअर लिमिट P0। तो नेचुरल लॉग ऑफ m माइनस n क्या होता है? नेचुरल लॉग ऑफ m ओवर n। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल, इधर भी ऐसा ही। ठीक है, 0 to 2 कर रहे हैं ना, तो अपर लिमिट तो x2 वाली ऐसे आ जाएगी, 0 पुट करा तो मतलब वो 0 हो जाएगी सारी टर्म। ठीक है, लॉग लॉग कैंसिल दोनों तरफ, P1 ओवर P1 नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस x2 आ जाएगा। 1 माइनस x2 क्या होता है? या फिर आप ऐसा करो कि 1 को उधर ले जाओ। ठीक है, 1 उधर जाएगा तो 1 माइनस P1 नॉट ओवर x2। ठीक है, इज इक्वल्स टू सॉरी x2। ये आ गया इधर तक। ठीक है, अब ये जो 1 है, मैं एलसीएम ले लूँ, P1 नॉट ऊपर जाएगा, P1 नॉट माइनस P1 ओवर P1 नॉट इज इक्वल्स टू x2 आ जाएगा। ठीक है, तो यही होती है हमारी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की इक्वेशन। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक वे से भी आपने इसको प्रूव कर दिया कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, वैसे मैं पहले ही आपको ये बता चुकी हूँ कि ये कैसे है, क्योंकि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है वो आपका नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, हेंस इट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब आप मॉलिक्यूलर मास कैसे फाइंड आउट करोगे फ्रॉम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर? ये होती है इक्वेशन। ठीक है, अब n क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू वेट ओवर मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो n1 क्या आ जाएगा? W1 ओवर m1, n2 क्या आ जाएगा? W2 ओवर m2। ये वाली वैल्यूज इधर पुट कर दो। ठीक है, अच्छा, क्योंकि डाइल्यूट सॉल्यूशंस ले रहे हैं ना, ठीक है, तो n2 इधर निगलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि n2 क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ना, अगर बहुत ज्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो n2 इज फार लेस देन n1। ठीक है, और n2 आप नीचे क्या कर दोगे? n1 के कंपैरेटिवली निगलेक्ट कर दोगे, तो ये इक्वेशन बनेगी n2 ओवर n1। ठीक है, n2 की वैल्यू पुट कर दो ऊपर, n1 की क्या कर दो? नीचे कर दो। ये n2 की आ गई W2 ओवर M2, ये n1 की आ गई W1 ओवर M1। ठीक है, फिर ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। पता है ना सबको, वो मेडिकल स्टूडेंट्स, दिस इज लाइक दिस ना, W1 ओवर M1 है ना, तो ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल, मतलब W1 क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा, और M1 क्या चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। ठीक है, जब हम इसको डिवाइड से मल्टीप्लाई करते हो तो ये देखो सेम ही आ रहा है ना। ठीक है, तो अब इसमें क्या है? M2 की वैल्यू निकालनी है ना, बिकॉज 2 स्टैंड्स फॉर सॉल्यूट, और हमें मॉलिक्यूलर मास सॉल्यूट का निकालना है। M2 को उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो ये आ जाएगा आपका मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। अगर आपको वेट पता है दोनों के, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट पता है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पता है, तो यू कैन इजीली फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। क्लियर है? नाउ लास्ट टॉपिक ऑफ दिस इज एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन